Hello everyone, welcome to Supreme 60 classes. This is Bhupen Singh. Now I am going to start periodic properties में स्टार्ट कर दिया था मैंने एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस में एप्लीकेशन बचा हुआ था बेटा, तो एप्लीकेशन करते हैं। एप्लीकेशन ठीक है। एप्लीकेशन में पहला है साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक की साइज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक समझते हैं आप क्या? आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है कंटेन same number of electrons that is known as isoelectronics। मतलब सेम इलेक्ट्रॉन। आइसो मीन सेम, इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अगर इनका आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो, जिनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, ऐसे केस में अगर मुझे पूछा जाए कि एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर क्या होगा, तो देखिए आप एटॉमिक रेडियस इज इक्वल टू डायरेक्टली नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। एटॉमिक रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस। ऑफ कोर्स न्यूक्लियस में ही होगा, नहीं तो न्यूक्लियस तो कोई बात नहीं है, लेकिन न्यूक्लियस लिख दिया मैंने। तो एटॉमिक रेडियस एटॉमिक नंबर के इनवर्सली होगा या नंबर ऑफ प्रोटॉन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब आपको क्या चेक करना है, ध्यान रखना है कि ये फंडा और केवल आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए है। दिस इज ओनली फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, नॉट फॉर एनी अदर्स। ये एटॉमिक रेडियस एटॉमिक नंबर के इनवर्सली होगा, ये फंडा केवल आपको लगाना है तब जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक का केस आ जाए। तो यहीं पे हम नोट कर लेंगे ओनली फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, वैलिड ओनली फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है। आइए एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल्स ले लिया मैंने। जैसे आपका है नियॉन 10 इलेक्ट्रॉन, Na प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, Mg+2 10 इलेक्ट्रॉन, Al+3 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। इसी तरीके से F-10, O-2 10, N-3 10, ये सभी में 10 इलेक्ट्रॉन है। देख लो आप, है कि नहीं है? सभी के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स। सभी के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन की देखें तो इसके पास 7 प्रोटॉन। ठीक है, 7 प्रोटॉन। इसके पास 8 प्रोटॉन नहीं, इसके पास 9 प्रोटॉन, 10 प्रोटॉन, 11 प्रोटॉन, 12 प्रोटॉन, 13 प्रोटॉन, या फिर इसका एटॉमिक नंबर आप कह सकते हो। बोलो। अब हमको ये देखना है कि जो है ऑर्डर ऐसे बनेगा, एटॉमिक रेडियस इनवर्सली होगा एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन के, यानी जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन कम उतना एटॉमिक रेडियस ज्यादा। तो सबसे ज्यादा किसका आ जाएगा? ये तो ऑर्डर बनेगा। देख लो, जितना प्रोटॉन कम उतना रेडियस ज्यादा, जितना प्रोटॉन ज्यादा उतना रेडियस कम। ये हो गया ऑर्डर क्या?
एटॉमिक रेडियस का डिक्रीजिंग ऑर्डर। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि क्या जो नियान है बेटा, नियान, क्या नियान के लिए जो है, अभी आपने ये रूल बताया था, इसके पहले मैंने ये बात बोली थी आपसे कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलने पर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है, स्मूथली डिक्रीज करता है, बट हैलोजन्स तक ऐसा होता है। जैसे ही आप हैलोजन के बाद आ जाएंगे नेक्स्ट केस में, मतलब कि जीरो ग्रुप के लिए, नोबेल गैसेज के लिए, तो जीरो ग्रुप या नोबेल गैसेज के लिए ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहां पे वंडरवाल रेडियस कंसीडर होती है, इसलिए हैलोजन्स तक डिक्रीज करता है और उसके बाद तुरंत इंक्रीज हो जाता है या मैक्सिमम हो जाता है नोबेल ग्रुप का या नोबेल गैसेज का। ठीक है, तो नोबेल गैसेज का ये भी एलिमेंट आ गया है। अब अगर इससे और प्लस वाले से कंपैरिजन किया जाए तो क्या नोबेल गैस वाले का ज्यादा होगा, बिकॉज नोबेल गैस में तो वंडरवाल कंसीडर होता है, तो सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो ये बात यहाँ पे अगर कोई पूछता है आपसे, क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन कई बच्चे मुझसे पूछ चुके हैं कि आपने सर बताया कि नोबेल गैस का सबसे ज्यादा होगा, तो आज तो नियान बीच में आया है तो इसका ज्यादा होना चाहिए, तो मैं बोलता हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं है। जब ऐसे आयनों के साथ आएगा या ऐसे सेटिंग में आएगा जहां आइसो इलेक्ट्रॉनिक का केस होता है, तो फिर यही ऑर्डर होगा परफेक्टली, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप किसी भी बुक्स में गूगल में सर्च करके देख भी सकते हो, ऑर्डर में यही आएगा। ठीक है, अगर ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक का केस ना होता, इफ दिस इज नॉट द केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक, देन आप जो कहते या जो मैंने बताया वो सही होता। फिर समझ रहे हैं आप? तो पार्टिकुलर ऑर्डर पीरियड में जो है वो हमने जो बताया वो परफेक्ट है, लेकिन जैसे ही आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक 10 इलेक्ट्रॉन वाला केस कर दोगे, तैसे ये बात जो है यहाँ पे गलत हो जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं होगी कि नियान का ज्यादा हो जाएगा और सबसे ज्यादा निकल के आ जाए बाहर, नहीं, जो ऑर्डर ये बना हुआ है परफेक्ट है। ठीक है, तो ये आपका एक एप्लीकेशन था एटॉमिक रेडियस का। फैक्टर्स अफेक्टिंग जो है मैंने बता दिया टोटल। अब आता हूं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे, और वो है आपकी आयनाइजेशन पोटेंशियल। नेक्स्ट है बेटा सेकंड, आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल, इसको आईपी बोलते हैं हम सब शॉर्ट में। ठीक है, आयनाइजेशन पोटेंशियल आईपी, इसका कई नाम है बेटा। देखो, एक नाम तो ये भी है आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, और एनर्जी को एक और नाम देते हैं, वो है आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो ये हो गया आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये भी इसके नेम है। ठीक, तो चाहे आप आईपी बोल दीजिए, आईपी मैं ज़्यादातर यूज करूंगा, आपको कई बुक्स में आईई मिलता है, दोनों में एंथैल्पी एनर्जी एक ही है। तो ये अलग अलग टर्मिनोलॉजी से मिलेगा, तीन नाम हो गए इसके, तीनों का मतलब एक है, सब कुछ एक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, यहाँ एक रिमार्क लगा दे रहा हूँ मैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंस को शो करता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आयनाइजेशन पोटेंशियल, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, और इसको हम समझेंगे डिटेल में कि क्या कैसे इसमें होता है। आयनाइज कराने के लिए जो पोटेंशियल चाहिए, आयनाइज दो तरीके से होता है, एक इलेक्ट्रॉन लेके और एक इलेक्ट्रॉन दे के। ठीक है, तो ये जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कराने की बात कर रहा है, एक्सेप्ट कराने की बात नहीं कर रहा है। कोई ऐसा हो जो कोई भी एलिमेंट ऐसा हो जो इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट करता है, तो इजिली तो डोनेट करेगा नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस उसको पकड़ के रखता है। जितने भी इलेक्ट्रॉन एटम में होते हैं सब न्यूक्लियस से बंधे होते हैं अट्रैक्शन फोर्स में।
तो अगर मैं किसी भी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता हूं तो एक पार्टिकुलर अमाउंट फिक्स है, वो पार्टिकुलर अमाउंट एनर्जी मुझे देनी होगी एटम को, या एटम के अंदर उस इलेक्ट्रॉन को, जिस इलेक्ट्रॉन को आप बाहर करना चाहते हैं। तो जब उसको हम इलेक्ट्रॉन एनर्जी देंगे तो वो अपना जो लेवल है, एनर्जी लेवल है, उस एनर्जी सेल से, एनर्जी लेवल से बाहर आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइज होने के लिए जो पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो पोटेंशियल चाहिए, उसको आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। ये जो होता है हमेशा गैसियस आइटम, आइसोलेटेड आइटम के लिए डिसाइड किया जाता है। फॉर आइसोलेटेड गैसियस आइटम, गैसियस आइटम, फॉर आइसोलेटेड गैसियस आइटम, ठीक है, इन, अच्छा, ग्राउंड स्टेट, इन ग्राउंड स्टेट, ये सब सारी बातें जो होती है बेटा वो ग्राउंड स्टेट में होती है, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट के लिए बात करते हैं। ये ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या है? एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट दो स्टेट होती है। तो ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट क्या है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, किसी भी एटम की, पार्टिकल की, या हमारी सबकी भी देख लो आप, एक्साइटेड स्टेट थोड़ी सी होती है, थोड़े देर के लिए होती है। मतलब ये है शार्ट टाइम पीरियड के लिए होता है, शार्ट टाइम के लिए होता है क्या? एक्साइटेड। एक्साइट जैसे हम सब बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं तो क्या हमेशा एक्साइटेड रहते हैं? नहीं, तो थोड़ी देर के लिए। अगर हम हमेशा कोई एक्साइटेड हो गया समझिए मेंटली डिस्टर्ब है। और ग्राउंड स्टेट का मतलब ये है कि हम बहुत ही रिलैक्स होते हैं, जैसे हमारा घर पे होता है, एकदम रिलैक्स, चिल्ड, आराम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो होता है ग्राउंड स्टेट। तो रियलिटी जो है वो ग्राउंड स्टेट है। हर कोई रियलिटी में रहना चाहता है, बहुत देर तक एक्साइटेड नहीं हो सकता है, ठीक है। तो एक्साइटेड वो स्टेट होती है जो एक क्षणिक होती है, एक पार्टिकुलर टाइम के लिए हो गई कि बहुत तेज क्रोध आ गया, मैंने मार दिया। बहुत तेज जो है मुझे खाने की इच्छा हुई, मैं गया खा लिया, ठीक है। और उसके बाद बहुत अच्छा लग गया खाना और मैं कहीं खा गया, काला जाम। काला जाम का मैं दीवाना हूँ, समझ रहे हैं आप? काला जाम का दीवाना हूँ, गया मैं तुरंत खाते चला गया, एक्साइटेड हो गया, यार काला जाम मिल गया, बहुत दिनों से काला जाम नहीं खाया हूँ, लॉकडाउन था ये वो, और खा गया मैं। अब क्या होगा? प्रॉब्लम होगी, समझ रहे हैं आप? तो लेकिन थोड़े देर के लिए ही एक्साइटेशन होता है। आपने 10 खाया, 20 खाया, उससे ज्यादा थोड़ो खाओगे, फिर एक्साइटेशन खत्म हो जाएगा आपका। कहने का मतलब है कि ग्राउंड स्टेट जो है वो रियल स्टेट होता है। सारा डिस्कशन हम ग्राउंड स्टेट में करते हैं, लेकिन कहीं कहीं एक्साइटेड स्टेट की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। एक पार्टिकुलर टाइम के लिए एक्साइट होगा, फिर वो ग्राउंड में आ जाएगा। तो आईपी की जो डिफिनीशन है वो ग्राउंड स्टेट में दी जाती है, आइसोलेटेड गैसियस आइटम के लिए दी जाती है, और हमेशा 1 मोल आइटम के लिए बात होती है। फॉर 1 मोल आइटम, 1 मोल आइटम that is एटॉमिक वेट, ठीक है। क्योंकि 1 मोल का मीनिंग आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मेरी नेक्स्ट क्लास जो फिजिकल की होगी, उस फिजिकल केमिस्ट्री में मैं यही टॉपिक पढ़ाऊंगा, समझ रहे हैं आप? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में जो है वो ये मोल आइटम दिया है। एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें मोल दिया हुआ है बेटा। तो मोल में डिस्कस करूंगा बहुत ही डिटेल में। छोटा टॉपिक है बट बहुत ही खोटा टॉपिक है, ये कहो छोटा एंड खोटा, वो वाला है ये इसका रोल। छोटा है लेकिन बहुत खोटा है, यानी बहुत जगहों पे यूज है। अगर इसको नहीं समझ पाएंगे तो पूरा जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसकी वाट लगनी तय है। तो मोल हमें समझना होगा, और आगे मैं डिस्कस करूंगा वो लेक्चर आप देखिएगा। 1 मोल का मतलब होता है उसका एटॉमिक वेट, किसी का भी 1 मोल। मैं कहता हूँ 1 मोल गधे का, तो गधे का वेट ले लीजिए। 1 मोल मेरा, तो मेरा वेट हो जाएगा। ग्राम में लेना है, किलोग्राम में, मिलीग्राम में, डेकाग्राम में, हेक्टाग्राम में, ये सब नहीं लेना है, केवल और केवल ग्राम चलेगा। तो एक जिसका भी XYZ हो, इस मार्कर का अगर आप 1 मोल पूछे तो इस मार्कर का जो खुद का ग्राम में वेट होगा दैट इज कॉल्ड 1 मोल।
इसलिए एटॉमिक वेट एटम के लिए होता है और एक एटम के लिए ही हम आयनाइजेशन पोटेंशियल डिसाइड कर रहे हैं। तो एक एटम का जो खुद का वेट होगा यानी एटॉमिक वेट दैट इज ए 1 मोल। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखिएगा। इसको तोड़ के बताने का मतलब ही यही है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइसोलेटेड गैसियस एटम के लिए होता है, ग्राउंड स्टेट में होता है, एक मोल एटम के लिए होता है, ना कि एक एटम के लिए, सिंगल एटम के लिए नहीं। एक एटम सिंगल अलग होता है, एक मोल में बहुत सारे एटम होते हैं। आपको पता है एवोगैड्रो नंबर के बराबर 6.022 10 की पावर 23। ठीक है, आइए अब डिफिनीशन जो इसका है वो क्या है देखिएगा। डिफिनीशन जो है वो इसका क्या है, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, it is the minimum amount of energy, minimum amount of energy required to remove valence electron, remove valence electron from an isolated gaseous atom, in its ground state, ठीक है, इन्वर्टेड कामा क्लोज, इन्वर्टेड कामा में क्लोज कर दिया मैंने इसको। तो ये हो गई इसकी डिफिनीशन। आप देखो इसमें सारी बातें आ गई। इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव बैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस आइटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट, आइसोलेटेड गैसियस आइटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट, एक मोल आइटम के लिए। ठीक है, कोई यम है, यम कोई जो है एटम है या एलिमेंट है, कोई भी XYZ मान सकते हो आप। ठीक है, सपोज करिए यम है, इससे IP निकालना है। तो पहले ये मान लिया हमने इस सॉलिड में था, तो सॉलिड से पहले क्या बनाओगे, गैस। ठीक है, या हम गैस में लेते हैं डायरेक्ट, बिकॉज हमको तो पहले भी डिफिनीशन समझना है। कोई मेटल यम से मेटल हो जा रहा है तो हम A ले लेते हैं। ठीक है, कोई A है गैसियस स्टेट में और इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल के मैंने बना दिया क्या, A+ गैसियस। ठीक है, A से A+ गैसियस बना दिया, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया। ये तो इसमें जो एनर्जी निकली है उसको क्या बोलोगे, IP, आयनाइजेशन पोटेंशियल। सपोज कर लिए +X किलो जूल पर मोल आ गया। ठीक है, kJ पर मोल प्लस का, बिकॉज आपने एनर्जी प्लस और माइनस जो साइन होती हैं, ये प्लस साइन जो होता है ये थर्मिक, मतलब ये एब्जॉर्ब कर रहा है एनर्जी। ठीक, तो ये साइन that is process is endothermic। ठीक है, मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है इसमें, तो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, ना कि आपको मिले, मिलती नहीं है बल्कि देनी पड़ती है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल और ले लें आप, Na है, Na से Na+ बना दिया गैसियस। ठीक है, ये Na गैसियस में था, पहले रहा होगा सॉलिड में लेकिन गैस बनाया गैसियस स्टेट से। अब यहाँ पे जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा
ये Na का होगा प्लस Y किलो कैलोरी हो गया केकल पर मोल सपोज करिए, ठीक है। अब हमें वैल्यू नहीं याद है सबकी, लेकिन मैंने ले लिया Y, क्योंकि सबकी वैल्यू याद ही नहीं करना है, मीनिंगलेस है, कहाँ तक वैल्यू याद रखेंगे एक एक। लेकिन ये हम जानते हैं कि जो भी वैल्यू होगी वो पॉजिटिव साइन के साथ होगी, ठीक। तो ये हो गया आपका IP का डिफिनीशन। अब आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन पोटेंशियल। फैक्टर्स अफेक्टिंग IP, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग IP, फैक्टर्स अफेक्टिंग IP, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर हैं जरा देखते हैं हम सब। पहला फैक्टर है नंबर ऑफ सेल, जैसा आपने पहले पढ़ा था। ये सब फैक्टर वही होंगे लेकिन अलग अलग प्रॉपर्टीज के लिए। तो पहला फैक्टर हो गया नंबर ऑफ सेल, ठीक है। नंबर ऑफ सेल, अच्छा एक बात मैं जनरल बता दूं, IP जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, IP इज डायरेक्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। B बैलेंस है ये, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन बैलेंस इलेक्ट्रॉन। और जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, ओके। आयनाइजेशन पोटेंशियल ये होता है डायरेक्टली, क्योंकि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रिप में होगा बेटा, सीधी बात समझते चलते हैं बहुत अच्छे से, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत हो जाएगी। ये इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूक्लियस है, इसको पकड़ रहा है, और हम IP में करते क्या है, इसी इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देते हैं, एनर्जी देते हैं इसको, ये इलेक्ट्रॉन चला जाता है बाहर। तो ये इलेक्ट्रॉन जितना मतलब इसको इजी होगा बाहर करना, डिफिकल्ट होगा बाहर करना, ये डिपेंड करेगा इसके बीच में कितना पकड़ है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा होगा तो फिर ये अमाउंट एनर्जी का बढ़ जाएगा बाहर करने के लिए। अगर इसकी पकड़ ढीली होगी तो थोड़ा सा एनर्जी दूंगा बाहर, नहीं थोड़ी सी पकड़ होगी तो थोड़ा सा एनर्जी में काम चल जाएगा आपका, थोड़ा एनर्जी दीजिए बस बाहर। लेकिन अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो फिर ये ज्यादा देना पड़ेगा IP, इसीलिए मैंने किया डायरेक्टली, ठीक है। दूसरा है स्टेबिलिटी। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है और न्यूक्लियस का, तो IP आप कह रहे हो ज्यादा है। अगर IP ज्यादा है तो इसका मतलब एक और ये भी बात है कि वो सिस्टम स्टेबल है यार, स्टेबल है, फिर इलेक्ट्रॉन निकाल के अनस्टेबल कर रहे हो और अमाउंट बढ़ता जा रहा है। आपने ऐसा कभी सोच ही नहीं पाए कि इलेक्ट्रॉन निकालना इसके लिए जो है इतना डिफिकल्ट क्यों हो रहा है। इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट हो रहा है, इसका मतलब वो सिस्टम बहुत ही स्ट्रांगली स्टेबल है, ठीक है। तो दो मीनिंग इसका निकल के आ रहा है। तो ये हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ठीक है। ये स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ओके बेटा शुरू करते हैं। बात हो रही थी नंबर ऑफ सेल की, नहीं तो नंबर ऑफ सेल इसके पहले अभी मैंने बताया था आपको क्या, IP इज डायरेक्टली ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन of nucleus
ऑन बैलेंस इलेक्ट्रॉन। दूसरा मैंने बताया था आपको नेक्स्ट बताया था इसमें कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम के भी डायरेक्टली है, स्टेबिलिटी ऑफ एटम के डायरेक्टली है, ठीक है। ये बात अभी हो गई थी। अब आते हैं नंबर ऑफ सेल पे। नंबर ऑफ सेल आईपी की क्या होगा? देखिए नंबर ऑफ सेल बढ़ता जाएगा तो आईपी घटेगा क्या? बिल्कुल घटेगा। क्यों? क्योंकि सेल अगर बढ़ेगी तो न्यूक्लियस से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ईजी हो जाएगा, मतलब आईपी की वैल्यू कम हो जाएगी। और अगर सेल घट जाएगी, घट रही है, तो हमारी पकड़ मजबूत है। न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन पे, न्यूक्लियस बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा। और इलेक्ट्रॉन को अच्छे से पकड़ेगा तो सीधी बात है कि फिर ये ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जितनी पकड़ होगी उतना ज्यादा एनर्जी का अमाउंट, उतना ज्यादा आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन एनर्जी हमको देनी होगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आईपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। आईपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो नहीं आईपी इनवर्सली, सॉरी अभी बता रहा हूं ना कि अगर नंबर ऑफ सेल बढ़ता है तो आईपी घटता है। ये गड़बड़ हो गया, इनवर्सली हो जाएगा ना। नंबर ऑफ सेल बोल रहा हूं सही, लिख रहा हूं गलत। आईपी नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो ये घट जाएगा। ऐसा नहीं कि ये घटे तो ये भी घटे, सेल घटे तो आईपी घटे, नहीं। आईपी अगर घटता है तो ये बढ़ जाता है, बढ़ जाएगा तो ये घट जाएगा, इनवर्स का मामला है। दूसरा फैक्टर देखिए, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसको बोलते हैं जेड इफेक्टिव से, ठीक है, या ईएनसी से। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का क्या होगा भैया? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ही तो है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बताइए आप, जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, जेड इफेक्टिव होगा, उतनी, मतलब ये आप बता रहे हो, जिस ये वैल्यू अगर कोई बता रहा है आपको, एक 100 है, एक 200 है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है? 200। 200 ज्यादा है तो इसका मतलब है कि आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल भी ज्यादा लगानी पड़ेगी आपको। आयनाइजेशन पोटेंशियल आपको ज्यादा हाई करना पड़ेगा 200 के लिए। 100 के लिए कम हो जाएगा 50%। समझ रहे हैं आप? मतलब ये है कि जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा आईपी भी बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, सीधा पॉइंट, ठीक है। थर्ड पे आ गए हम सब। थर्ड आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट देखिए इसमें, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? होता ये है कि न्यूक्लियस और बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन यानी बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके द्वारा जो रिपल्सन फोर्स लगता है, दैट इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। हमारा आईपी में मोटो क्या है? मैं बाहर वाले इलेक्ट्रॉन यानी बैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहता हूं। मेरा टारगेट है निकालना बैलेंस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देके। स्क्रीनिंग भी तो यही कर रहा है, स्क्रीनिंग भी चाहता है कि इलेक्ट्रॉन निकल जाए। बोलो, स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट भी मुझे फैसिलिटेट कर रहा है या उसमें हेल्प कर रहा है कि किसी ही तरीके से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को या बैलेंस इलेक्ट्रॉन को मैं बाहर निकाल पाऊं। तो अगर बाहर निकालना है बैलेंस इलेक्ट्रॉन को और आपकी हेल्प हो रही है तो ऑलरेडी आईपी हो जाएगी डाउन। मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत स्ट्रांग है तो आईपी की वैल्यू कम हो जाएगी। स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत वीक है तो आईपी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। समझ रहे हो आप? तो अगर स्क्रीनिंग स्ट्रांग तो इसका मतलब हो गया कि आईपी इनवर्सली हो गई इसके भी,
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। आईपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। आईपी स्क्रीनिंग के इनवर्सली होता है। स्क्रीनिंग ज्यादा होगी, आईपी कम हो जाएगी। स्क्रीनिंग कम होगी, आईपी ज्यादा हो जाएगी, ठीक। ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। फिर है शेप ऑफ ऑर्बिटल या सबसेल, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर जो है थर्ड हो गया, फोर्थ फैक्टर शेप ऑफ ऑर्बिटल या सबसेल। शेप ऑफ ऑर्बिटल या फिर सबसेल, ठीक है। इसको कैसे देखोगे? शेप मतलब ये है कि एसपीडीएफ में इसमें क्या शेप हो जाएगा। इसका भी कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? बिल्कुल पड़ेगा। शेप का भी फर्क पड़ता है। ऑर्बिटल या सबसेल का जो शेप है, यस पीडीएफ में आपको पता है कि यस का क्या शेप होता है? स्फेरिकल। पी का डंबल शेप और डी का डबल डंबल शेप, नहीं। तो ये जो शेप होते हैं स्फेरिकल, डंबल, डबल डंबल, ये सारे में इलेक्ट्रॉन घूमता है ऐसे डिजाइन में, शेप में। तो क्या इसकी वजह से भी आईपी में चेंज आएगा? ऑफ कोर्स चेंज आएगा। जितना स्ट्रांग, देखिए मोटो हमारा एक ही है कि जितना स्ट्रांग जो है आयनाइजेशन पोटेंशियल होगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, न्यूक्लियर, गलत बोल रहा हूँ, आयनाइजेशन पोटेंशियल नहीं, बात हो रही है न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा, अट्रैक्शन फोर्स जितना ज्यादा होगा, उतना ज्यादा होगी आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू, ठीक है। आईपी की वैल्यू उतनी हाई होगी जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा। तो देख लो आप, एसपीडीएफ में सबसे ज्यादा अट्रैक्शन किसमें होगा? देखिए सबसे छोटी साइज होती है एस की और सबसे बड़ी साइज होगी एफ ब्लॉक की या एफ सबसेल की, सॉरी एफ ब्लॉक नहीं, एफ सबसेल की। पीडीएफ साइज बड़ी होती जा रही है, सबसे छोटी साइज है यस की, इसका मतलब रेडियस कम होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा और इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी यस का ज्यादा होगा। इसलिए यस वाले से इलेक्ट्रॉन निकालना मोर डिफिकल्ट इन कंपैरिजन टू एफ, ठीक है, इन कंपैरिजन टू पी, इन कंपैरिजन टू डी, मतलब सबसे ज्यादा डिफिकल्टी आपको फेस करनी पड़ेगी यस वाले से, ठीक है। तो यस का इलेक्ट्रॉन, पी का इलेक्ट्रॉन, डी का इलेक्ट्रॉन और एफ का इलेक्ट्रॉन। देखो आप, अभी आपने कहा स्क्रीनिंग जो होता है वो इनवर्सली होता है आईपी के। स्क्रीनिंग ज्यादा जो होगा उसकी आईपी कम हो जाएगी। स्क्रीनिंग ज्यादा होती है कहाँ पे? एस वाले इलेक्ट्रॉन पे कि एफ वाले पे? ये मैंने बताया था अभी आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट में कि सबसे ज्यादा जो पास में है वो ज्यादा सिक्योर कर देता है, सील्डिंग करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ अपोजिट जा रहा है। देखिए आप, स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर ये ज्यादा दे रहा है यस, तो आईपी क्या हो जानी चाहिए? कम। लेकिन आईपी हम देखिए ज्यादा हो रही है। ये है आईपी का डिक्रीजिंग ऑर्डर। लेकिन ये फंडा किसके लिए लगेगा? अभी आप देखिए, यहां आपको लिखना पड़ेगा ओनली फॉर सेम सेल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ये रिलेशन तभी लगा सकते हो आप जब सेम सेल की बात हो रही हो, मतलब एक ही घर में लड़ाई हो। 4s 4p 4d 4f, 4d 4f 4p 4s, 4 सेल के ही चारों सब सेल हैं और आपस में टकरा रहे हैं। तो ये होगा कि जो यस है वहां पे ज्यादा आपको पकड़ होने की वजह से ज्यादा आपको आयनाइजेशन पोटेंशियल या ऊर्जा आपको ज्यादा देनी पड़ेगी और धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसलिए आपको यहाँ पे कम देना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा स्ट्रांगली न्यूक्लियस से
नहीं अट्रैक्शन में है जितना ज़्यादा यस वाले में है। ठीक, तो सेम सेल के लिए ऐसा करेंगे। बट अगर जो है, मैं यहाँ पे एग्जांपल भी ले सकता हूँ कि 4s 4p 4d 4f ये आ गया, तो सबसे ज़्यादा IP किसकी हो जाएगी, इसकी, ये। ठीक है, 4s1 4p1 4d1 4f1 ऐसे कर दे रहा हूँ। अब यहाँ से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकलवाते हैं तो सबसे ज़्यादा इससे डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ेगी, एनर्जी का अमाउंट ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, एनर्जी का अमाउंट ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज ये बहुत स्ट्रांगली अटैच है न्यूक्लियस से। स्क्रीनिंग तो जो है तो ये होगा। बाकी जो डिफरेंट वैरायटी के हैं वहाँ पे वही फंडा लगाना है आपको। फंडा नंबर 1 यही है कि जो है न्यूक्लियस से कितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में वो इलेक्ट्रॉन है। अगर आपके पास 4f 5f 7f 6f ये सब आते हैं तो आप देखिए नियरेस्ट कौन है, जो नियरेस्ट होगा उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, उसमें IP की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो ये हमको मेनली यही सोचना है कि कहाँ पे सबसे न्यूक्लियस के नियरेस्ट है, R की वैल्यू सबसे कम हो जाएगी। ठीक है, R मतलब बीच का जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस और वो उस इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रॉन की IP की आप बात कर रहे हैं। तो ये भी हो गया। ठीक है, फिर आता है स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल। स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल, ये हमारे समझ से 5th फैक्टर है। 4th फैक्टर हो चुका है, ये 5th फैक्टर है स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी क्या है कि कैसे कौन सा स्टेबल होगा यस PDF में। ठीक है, तो जरा देखते हैं। ऑर्बिटल में 2 टाइप के ऑर्बिटल की बात हो जाती है। ठीक है, ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी में 2 होते हैं, एक हाफ फिल्ड और एक फुल्ली फिल्ड। फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल और एक हो जाएगा हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। ठीक है, फुल्ली फिल्ड का मतलब है S2 हो जाए, P में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाए, D में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाए। F की बात होती नहीं है इसलिए F नहीं कह रहा हूँ, 14। ठीक है, और P में 3 हो जाए, S में 1 का कोई मतलब नहीं होता है, और D में D5 हो जाए। ये हाफ फिल्ड है। मोर स्टेबल ड्यू टू सिमेट्री। ठीक है, मोर स्टेबल ड्यू टू सिमेट्री। P3 ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं बिकॉज इनकी जो है सिमेट्री है वो ज़्यादा है हाफ फील्ड की और अदर की कंपैरिजन में। और मोस्ट स्टेबल होंगे, ये भी मोर स्टेबल होंगे। मोर स्टेबल फुल्ली फिल्ड हैं तो मोर स्टेबल तो हो गए ही। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 आता है, P में 6 आता है, S में 2 आता है, D में 10 आ रहा है, तो ये स्टेबल है। लेकिन इन तीनों में मोस्ट स्टेबल होता है P6। ठीक है, ये पार्टिकुलर P6 की बात कर रहा हूँ, पार्टिकुलर P6 मोस्ट स्टेबल। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ड्यू टू नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। मोस्ट स्टेबल P6। अगर आप देखें कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, सभी में आर्डर बनाए, क्योंकि आपने बोला कि मोर स्टेबल ये भी है, मोर स्टेबल ये भी है, आपस में सबकी लड़ाई हो गई 5 की। देखिए S का S1 मैंने इसलिए नहीं लिखा बिकॉज 1-2 ही इलेक्ट्रॉन है यार। अब किसी में 1 इलेक्ट्रॉन हो तो बोलो कि हाफ फील्ड का 0.5 कर दूं,
इसका कोई मतलब नहीं रह जाता बेटा। इसलिए अगर क्योंकि अगर इसमें ऑर्बिटल एक ना होते, ऐसे 2 ऑर्बिटल होते तो फिर एक एक का तो बात हो जाती, ठीक है। लेकिन एक ही ऑर्बिटल होता है इसमें, और p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, तीनों सिंगली ऑक्युपाइड हैं। 5 d में 5 होते हैं, पांचों सिंगली ऑक्युपाइड हैं। s में एक ही होता है, तो उसमें 2 होंगे तभी बात होगी फुल्ली भी, हाफ फील्ड की कोई बात नहीं होगी उसमें। हाँ, मैं कह रहा था स्टेबिलिटी का, तो देखिए P6 का सबसे ज़्यादा हो गया, क्योंकि अभी मैंने बताया कि ये देखिए आप नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन मैंने कराया था, उसमें सभी का H2P6 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 आता था, हीलियम को छोड़ के। तो P6 आ रहा है इसलिए नोबेल से मैच कर रहा है। और हमारे पूरे टेबल में, या अभी जब आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाऊंगा, तो स्टेबिलिटी का जो पैमाना होता था, किसको स्टेबल बोले हम, नहीं होता हमारी सोसाइटी में कि स्टेबल कौन है, जिसके पास पैसा है, पावर है, वही स्टेबल है। जिसके पास पैसा नहीं है, पावर नहीं है, वो स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है, हमेशा दौड़ा करेगा। तो ज़्यादा स्टेबल होने का मतलब ये है कि जो नोबेल गैस को मैच कर ले जाए, क्योंकि पूरे टेबल के अंदर अगर कोई है स्टेबल, या स्टेबल का फार्मूला बता रहा है, या स्टेबल का जो जलवा है दिखा रहा है, वो जो है H2P6 यानी नोबेल गैस है, H2P6 जो ले आते हैं। तो P6 इसलिए हाईली स्टेबल हो गया। उसके बाद नंबर आएगी जो है D10 की, क्योंकि D10 हो गया। वैसे यस जो है, अगर यस की बात आ जाए तो यस सबसे ज्यादा हाईली स्टेबल होगा, समझ रहे हैं आप। सबसे हाईली स्टेबल कौन है, यस, बिकॉज यस होता है हीलियम का, हीलियम की आईपी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होती है। तो H2P6 हो गया, D10 हो गया। उसके बाद जो है P3 हो जाएगा और D5 हो जाएगा, ठीक। तो ये जो है ऑर्डर, ये ऑर्डर रिलेटिव स्टेबिलिटी का है, रिलेटिव स्टेबिलिटी, ये ऑर्डर किसका है, रिलेटिव स्टेबिलिटी का। P6 D10 P3 D5, ये समझ रहे हो। S2 हाईली स्टेबल है। S2 जो होता है ये हीलियम का होता है, 2 इलेक्ट्रॉन डुप्लेट बना रहा है। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट इससे है, पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर किसी का ज्यादा हाई है तो वो हीलियम का, ठीक है। आप लिख भी सकते हो आप, हीलियम हैव हीलियम, He का क्या होता है 1s2, हैव highest IP in the periodic table, in the periodic table, ठीक है। हीलियम 1s2 have highest IP in the periodic table, ठीक। ये बात हो गई, सारे फैक्टर हो गए, 5 फैक्टर थे, ये खत्म। देखते हैं पीरियड में और ग्रुप में क्या चेंजेज आता है। देखिए पीरियड में आईपी इंक्रीज करती जाती है, आईपी इंक्रीजेज, और ग्रुप में आईपी डिक्रीज करती जाती है। क्यों ऐसा क्यों होता है, ठीक है। सबको पता है कि इधर इंक्रीज इसलिए कर रहा है, सबको पता है ये कि यहाँ पे नंबर ऑफ सेल पीरियड में क्या होता है, कांस्टेंट। इंक्रीज क्या करता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी अट्रैक्शन ज्यादा, पकड़ ज्यादा, इलेक्ट्रॉन निकालना मोर डिफिकल्ट। बताओ बताओ,
लेफ्ट टू राइट जब चलोगे आप तो इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि पकड़ ज्यादा हो रही है। ज्यादा पकड़ क्यों हो रही है? क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस में बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस में बढ़ रहा है। न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप इजिली निकाल सकते हो जो सबसे ज्यादा लेफ्टी है। जो सबसे ज्यादा राइटी हो जाएगा उसमें निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर हाई होने की वजह से और नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट होने की वजह से जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ज्यादा है। अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा, आईपी ज्यादा। ठीक, तो यहां पे आप लिख सकते हैं आईपी इंक्रीजेज बिकॉज ड्यू टू इंक्रीजमेंट इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, ये ENC याद रखिएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक, आईपी इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीजमेंट इन, यहां पे इन रहेगा, इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ओके, देखिए लेकिन बट फर्स्ट आईपी ऑफ बेरिलियम is more than boron. First IP of beryllium is more than boron. And first IP of nitrogen is also more than ऑक्सीजन। ठीक है, ये O का मतलब ऑक्सीजन है, N का मतलब नाइट्रोजन। अपने समझने के लिए लिखा है, आप चाहें तो ऑक्सीजन पूरा लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने ये जो पॉइंट लिखा है आपके पास, ये इसका देखिए आप, आईपी इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीजमेंट इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये क्लियर हो गया कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलने पर आईपी बढ़ती है, कोई डाउट नहीं है इसमें। बट आईपी जो फर्स्ट आईपी है बेरिलियम की बोरान से ज्यादा है, नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज्यादा। ये क्या आपके अकॉर्डिंग तो बोरान का ज्यादा होना चाहिए बेरिलियम को, क्योंकि आप कह रहे हो लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज करती है। तो उसका रीजन क्या है जरा देखिए आप। मैं बना लेता हूं, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यहां तक कर लेता हूं, या नियॉन तक कर लो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नियॉन 10, नहीं तो सबका कर लो, जिसका मन कहे सबका कर सकते हो, लेकिन ये एक पीरियड के हैं इसलिए मैंने लिथियम से लेके नोबेल गैस तक कर लिया। आप जरा चेक करो कि इसके लास्ट में क्या आता है। जैसे लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, तो 3 एटॉमिक नंबर है, हम करते हैं कॉन्फ़िगरेशन तो 1s2 2s1 आ जाता है। तो हमको 2s1 लिखना है बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन इज बैलेंस इलेक्ट्रॉन, और हमेशा मतलब होगा हमेशा बैलेंस है। ये बात आप ध्यान कर रख लीजिए कि पूरे इलेक्ट्रॉन में वही इलेक्ट्रॉन सबसे इंपॉर्टेंट है जो आउटर मोस्ट होता है, जो बैलेंस होता है, जिसको बैलेंस बोलते हैं, आउटर मोस्ट बोलते हैं। दैट इलेक्ट्रॉन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट यूजफुल फॉर एनी डिस्कशन, फॉर एनी कुछ भी आपको करना हो XYZ, बात उसी आएगी बैलेंस की। तो इसलिए मैंने देख लिया भाई बैलेंस वाला लास्ट वाला इसमें 2s1 में 1s2 2s2 आ जाएगा इनका, देखो आप। और यहाँ पे 5 होता है 1s2 2s2 4 और 2p1 2p2, ऐसे आप देखते जाओ, ऐसे ही सबका आएगा 2p3 2p4 2p5 2p6। ठीक है, अब आपको ये चेक करना है भाई कि कहाँ ऐसा है पूरे में जहां फुल्ली फिल्ड आ रहा हो और कहाँ हाफ फिल्ड आ रहा है। तो एक ये देख लिया
क्या है 2s2 यानी फुल्ली फिल्ड है। एक 2p3 है नाइट्रोजन का जो हाफ फिल्ड में आ रहा है, और सबसे लास्ट में नियान का 2p6 आ रहा है फुल्ली फिल्ड। ठीक है, देखते जाओ ध्यान से आप। तो अब हमने बताया था आपको कि हाफ फिल्ड फुल्ली फिल्ड का ज्यादा होता है क्योंकि ये मोर स्टेबल होते हैं, स्ट्रॉन्ग ज्यादा होते हैं। और अगर ये आपस में भिड़ जाए तो लिच्छा ज्यादा किससे होगा? ऐसा नहीं कि ये सब निकल के बाहर आ जाए सबसे ज्यादा हो जाए, अपने अड़ोसी पड़ोसी से, ठीक है, अपने अगल बगल वालों से ज्यादा हो जाएगी। अच्छा, इससे तो ज्यादा होती ये लेफ्ट वाले से, राइट वाले से भी जंप कर जाएगा। अगर इसका ऑर्डर बनता तो डायरेक्ट ऐसे बना देते, बिकॉज हमने लिखा है आईपी पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलने पर इंक्रीज करती है। आईपी पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलने पर इंक्रीज करती है, तो लिथियम से सबसे कम हो गया, नियान का सबसे ज्यादा हो गया, एक ऑर्डर बना देना चाहिए। बट ये जो फुल्ली फिल्ड है या हाफ फिल्ड है यही प्रॉब्लम कर देता है। तो कहने का मतलब ये है कि बोरान को, बेरिलियम को बोरान से ज्यादा कर देना है, नाइट्रोजन को ऑक्सीजन से ज्यादा कर देना है, और नियान के आगे कोई है ही नहीं, तो जंप करेंगे तो जाएंगे कहाँ? ऑलरेडी पहले पोजीशन पे हैं। तो सबसे ज्यादा हो गया लिथियम का, वो सबसे कम, फिर हो गया बोरान, उससे अधिक हो गया बेरिलियम का, फिर कार्बन का ज्यादा होता ही है, नाइट्रोजन का नहीं ज्यादा होगा, ऑक्सीजन से ज्यादा नाइट्रोजन का कर देना है, और फिर उसके बाद फ्लोरीन तो होता ही है, और फिर उसके बाद हो जाएगा नियान। ठीक है, तो चेंज कहाँ पे आ रहा है? एक चेंज यहाँ पे आ गया है, ठीक, और एक चेंज यहाँ पे आ गया। ये ऑर्डर था फर्स्ट आईपी का, फर्स्ट आईपी। फर्स्ट आईपी का मतलब ये है कि जो जितने इलेक्ट्रॉन निकालोगे उतनी आईपी की बात होती है। पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो जो एनर्जी मैंने दिया वो फर्स्ट आईपी हो गई, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी आपने दिया वो सेकंड आईपी, तीसरा थर्ड आईपी, फोर्थ, ऐसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रिमूव कर रहे हैं उसके लिए जितना अलग अलग अमाउंट लगेगा, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो लगा हुआ है वही सेकंड के लिए, वही थर्ड के लिए, वही फोर्थ के लिए, सबके लिए सेम लगेगा, ऐसा नहीं है, सबके लिए डिफरेंट लगेगा। और इसलिए हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड आईपी की बात करते हैं। अब किस में कहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद पूछा जा रहा है ऑर्डर, ये आपको देखना होगा। तो जितना इलेक्ट्रॉन निकालना है उतना इलेक्ट्रॉन आप निकालिए, तब उसके बाद देखिए स्टेबिलिटी कहाँ आ रही है। ठीक है, तो ऑलरेडी इसमें पहला इलेक्ट्रॉन निकालना था, स्टेबिलिटी आई थी, इसलिए हमने इसको ऐसा मॉडिफाई कर दिया। ओके, मॉडिफाई करना क्या है? बस अपने से इधर वाले से तो ज्यादा इसकी होगी क्योंकि आईपी इंक्रीज करती है, तो इंक्रीज जो कर रही है, लेकिन इससे भी ज्यादा हो जाए क्योंकि इसमें आ गया है फुल्ली फिल्ड। हाफ फील्ड आया इसलिए ऑक्सीजन से भी ज्यादा नाइट्रोजन की हो गई। तो ये जो रीजन था उसका रीजन ये है। ठीक है, अच्छा कुछ लोग इसको याद भी कर लेते हैं भाई। कुछ लोग इसको याद भी कर लेते हैं इस ऑर्डर को। कैसे, जरा देखो आप, इसको बना दिया लिब, ठीक है, LIB लिव, और इसको बना दिया बेकन। बेकन एक लाइट का नाम है, समझ रहे हैं आप, बेकन, नियॉन लैम्प बेकन लाइट होती है, BECON, बेकन लाइट हो गई, और फनी बना दिया इसको। ठीक है, लिब बेकन फनी। तो ये ऑर्डर ये फर्स्ट आईपी का याद हो जाता है। मतलब थोड़ा सा मैं ये नहीं कर रहा हूँ याद करो आप, मैं तो ये कहूँगा कि आप समझ लो थोड़ा सा और सही से उसको पकड़ लो, देख लो और तुरंत ऑर्डर बना लो। लिब बेकन फनी थोड़ा से फेट हो गया तो याद रख लिया, लिब बेकन फनी, लिब बेकन फनी, कहीं आ गया खट से देखा आगे बढ़ गया। टाइम कहीं ना कहीं हमको रिड्यूस करना होता है, तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगी ना उतना ज्यादा आप टाइम रिड्यूस कर पाओगे। एक और निकालते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, या पहले इसकी बात कर लेते हैं। आईपी जो है डिक्रीज कर रही है, क्यों? बिकॉज नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेज। ठीक है, जब ग्रुप में हम जाते हैं टॉप टू बॉटम
तो आईपी डिक्रीज होती है क्योंकि सेल का नंबर इंक्रीज होता है। सेल इंक्रीज करेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करेगा, आईपी की वैल्यू कम हो जाएगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन दूर है, थोड़ा सा एनर्जी दोगे, ऑलरेडी दूर है, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। चाहो तो आप बात कर सकते हो जैसे लिथियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ऐसे देख लेते हैं। ऐसे आप आइए ग्रुप में तो क्या होगा, आईपी जो होगा डिक्रीजेज बिकॉज नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेज। ठीक है, तो आईपी डिक्रीज कर रही है, उसका रीजन ये है कि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कर रहे हैं। एक और कर लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, आर्गन, ये। अब सपोज करो इसमें भी निकालना, ये भी पीरियड है, सबको पता है कि पीरियड है, नहीं? फिर क्या करें हम, थर्ड पीरियड का मेंबर है ये, तो 1s2 2s2 2p6, उसके बाद 3s1 आएगा, नहीं? देखो आप, इसमें क्या आएगा, 3s2 आएगा, इसमें 3p1 3p2 3p3 3p5 3p6 3p4 3p5 3p6, ये फिर वही बात आई, फुल्ली फिल्ड, फास्फोरस हाफ फिल्ड, आर्गन फुल्ली फिल्ड। अब ऑर्डर बनाओगे तो क्या आ जाएगा, सोडियम का सबसे कम उससे ज़्यादा, एल्युमिनियम उससे ज़्यादा, मैग्नीशियम उससे ज़्यादा, सिलिकॉन उससे ज़्यादा, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन और सबसे ज़्यादा आर्गन का फर्स्ट आईपी। ठीक है, बढ़ जा रहा भाई, एक कदम आगे बढ़ाना, इसका तो एक कदम होगा तो यही रहेगा। बोलो भाई, एक कदम आगे, एक कदम आगे बढ़ाओगे तुरंत आपको मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम है कि नहीं है, ये पीछे चला गया, मैग्नीशियम आगे आ गया, ऐसे सल्फर फास्फोरस में सल्फर पीछे, फास्फोरस आगे। उसका रीजन है कि फुल्ली फिल्ड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल की वजह से। तो ये हो गया सेकंड आईपी। सेकंड आईपी की बात करनी भाई, ठीक है। सेकंड आईपी का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है या 1 इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है ऑलरेडी। आईपी सेकंड वाली किसको बोलोगे, सेकंड आईपी वो वैल्यू होती है जो सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए लगती है। फर्स्ट आईपी हो होती है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को, थर्ड आईपी जो थर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब पहला इलेक्ट्रॉन वाला नहीं, दूसरा इलेक्ट्रॉन जो निकालने में लगेगी, दैट इज कॉल्ड सेकंड आईपी। ठीक है, तो मैं आपको for defining second IP, for defining second IP, unipositive gaseous ion is taken। ठीक है,
फॉर डिफाइनिंग सेकंड आईपी यूनी पॉजिटिव गैसियस आयन इज टेकन। कैसे, जरा देखो आप। भाई ए था गैसियस, उसे बन गया ए से प्लस गैसियस, फिर ए से बना दिया आपने डबल प्लस गैसियस, ठीक है, क्योंकि 2 आईपी सेकंड जाना है। तो एक न्यूट्रल वाले से जब आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये हो गया IP1, ठीक है, और जब सेकंड इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये हो गया IP2। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए जो देना पड़ा वो ये हो गया 1, सेकंड में IP2 हो जाएगी। अमाउंट बदल रहा है, सेम नहीं होगा। मैंने बोला था आपसे, ऐसा नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाला तो आपने 50 किलो कैलोरी एनर्जी दे दी, बात खत्म हो गई। दूसरा निकालना पड़ा तो फिर 50 किलो दे दी, बात खत्म हो गई। नहीं, ऐसा 50 लगेगा ही नहीं, वैल्यू वेरी कर जाती है सारी, इसीलिए 1 2 3 हमको आईपी पढ़ना होता है, ठीक। अब अगर कोई ये कह रहा है कि नहीं भाई न्यूट्रल से डायरेक्ट मुझे यहाँ पहुंचना है A++ गैसेस में, तो बेटा ये ध्यान रखना, यहाँ कोई ऑफर नहीं चलता कि एक स्टेप में जाओगे अगर उसमें तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, बट मल्टीपल होते हुए जाओगे तो ज्यादा देना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कोई नहीं है, समझ रहे हैं आप। एक बार में सिंगापुर जाइए या बीच में 2-3 स्टॉपेज लीजिए फिर सिंगापुर जाइए, वो खर्चा वही लगना है, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है, हम समझ रहे हैं आप। तो इसमें कोई भी आपको ऑफर नहीं मिलेगा। अगर आपको यहाँ पे डायरेक्ट पहुंचना है तो 1 और 2 का एडिशन देना पड़ेगा। 1 by 1 करना है तो पहले इतना दे दीजिए फिर इतना दीजिए, ठीक है। तो टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड हो जाएगा यहाँ पे, टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड विल बी IP1 + IP2, ठीक है। 1 + 2 का जो एडिशन होगा वो रिक्वायर होगा अगर ये पाथ चूज करते हो आप तो। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आता है कि 1 और 2 में बड़ा कौन होगा, या 1 2 3 4 कई आ जाए तो उसमें एक ऑर्डर क्या होता है एनर्जी का, या कोई रिलेशन होता है कि नहीं होता, ठीक है। तो पहले इसके पहले आपको समझना ये बात होगा कि जैसे ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन आपने निकाला, इससे इसमें जो भी पकड़ होगी इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया, बाहर चला गया ये। फिर दूसरे में आ गए, ये वाला इलेक्ट्रॉन आपने निकाला, फिर तीसरे में आ गए आपने ये वाला इलेक्ट्रॉन निकाला बाहर। एक एक करके सारे इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। अब बताइए ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे ज्यादा पकड़ में है कि ये वाला ज्यादा पकड़ में है, ये वाला। इसको नंबरिंग कर देते हैं, इसको बोल देते हैं P और इसको Q, इसको R, PQR। P इलेक्ट्रॉन ज्यादा अटैच है, Q इलेक्ट्रॉन या R इलेक्ट्रॉन, R ज्यादा अटैच है, उसके बाद Q अटैच है, सबसे कम अटैचमेंट है P से, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गई है। डिस्टेंस बढ़ जाएगी, अटैचमेंट कम हो जाएगी। नहीं, अब आप बताओ कि ज्यादा आईपी किसकी होनी चाहिए? ज्यादा आईपी होनी चाहिए R वाले इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ज्यादा अटैचमेंट है तो उसको तोड़ोगे तो एनर्जी का खर्चा भी बढ़ जाएगा, और इसको P वाले इलेक्ट्रॉन को तोड़ने के लिए बहुत कम एनर्जी देनी होगी। अगर तीनों में ऑर्डर बनाए तो सबसे कम P और सबसे ज्यादा R होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि जब आप एक इलेक्ट्रॉन तोड़ देते हो, धीरे धीरे अंदर की तरफ आते हो इलेक्ट्रॉन तोड़ते हुए, निकालते हुए, तो न्यूक्लियस की पकड़ अंदर वाले इलेक्ट्रॉन पे बाहर वाले से ज्यादा अच्छी होती है। न्यूक्लियस की पकड़ अंदर वाले इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा होती है बाहर की अपेक्षा, या बाहर के कंपैरिजन में। तो बाहर वाले को जब आपने तोड़ा तो कम देनी पड़ी, लेकिन जैसे जैसे अंदर घुसते जाओगे अमाउंट बढ़ता जाएगा। मीन्स ये हो गया IP1 will be less in comparison to 2 and 2 is less will be in comparison to 3। ठीक है, सक्सेसिव IP यानी क्रमागत आप बढ़ते जाएंगे तो जो नेक्स्ट आएगी वो अपने से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, 1 से ज्यादा 2 था, अब 2 से ज्यादा 3 होगा, 3 से ज्यादा 4 होगा, 4 से ज्यादा 5 होगा,
बिकॉज आप क्लोजेस्ट टू न्यूक्लियस जा रहे हैं, इसलिए अमाउंट श्योर है, बढ़ना ही है। ठीक, तो IP1 और IP2 में अगर आप रिलेशन देखें तो IP1 कम होगा, IP2 ज़्यादा होगा। और ऐसा नहीं है कि किसी पार्टिकुलर एटम के लिए ऐसा होगा, ये रिलेशन ऑलवेज ट्रू है, ऑलवेज ट्रू, दिस रिलेशन इज ऑलवेज ट्रू। ठीक है, अभी देखिए आपको मैंने ऑर्डर बनाया था लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। तो इसका जो फर्स्ट IP आया था उसका ऑर्डर क्या बना था? उसका ऑर्डर बना था लिव, ठीक है, ये ऑर्डर बना था किसका? फर्स्ट IP का, IP फर्स्ट। ठीक, ये ऑर्डर बना चुके हैं हम सब, अभी आपने देख ही लिया है तो दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूं। ये ध्यान रखिएगा, चाहे फर्स्ट हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो, कोई भी IP आपको डिसाइड करनी हो तो हमेशा ग्राउंड में जाया करिए। जो बेसिक है वो ये बेसिक ऑर्डर ये था हमारा। ठीक है, बेसिक ऑर्डर, इसको बेसिक ऑर्डर बताता हूं। बेसिकली ऐसे ही था, जनरल यही है कि लिथियम का कम होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर IP इंक्रीज करती है। तो IP फर्स्ट हो गई पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। पहला इलेक्ट्रॉन जब आपने निकाल दिया तो दूसरा क्या बचा है वो आपको चेक करना होगा। अब देखिए, जैसे मैंने लिखा था आपको, बेसिक ऑर्डर बनाता हूं। अगर आपने Li है, Li से Li प्लस बना दिया और फिर Li से Li प्लस 2 आपको बनाना है, प्लस 2 प्लस प्लस, तो अब ये सेकेंड IP होगी। तो इसका आपको देखना होगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन, Li प्लस का कॉन्फ़िगरेशन चेक करना होगा। ठीक है, चेक करना है Li प्लस का कॉन्फ़िगरेशन, Li प्लस का कॉन्फ़िगरेशन आपको चेक करना है। तो Li में क्या था? इसमें था 1s2 2s1 और इसमें हो जाएगा क्या? 1s2 2s1, यहां पे हो जाएगा 1s2 2s0, यही तो। और फिर यहां पे हो जाएगा 1s1 2s0 है ही। मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन इससे इसमें आ रहा है, Li प्लस टू Li प्लस प्लस, तो आपको फोकस इस पे करना होगा। ये कॉन्फ़िगरेशन है, समझ रहे हो मेरी बात? सही से अगर आप नहीं समझ पाओगे तो निकाल नहीं पाओगे बेटा। ये बहुत ही डिफिकल्टिंग हो जाता है अगर जरा सा भी आप मिसिंग कर दोगे तो इसको आप बार बार 10 सेकंड जब आप क्लिक करोगे, 2 टाइम्स क्लिक करोगे तो पीछे ले जाओ, पीछे ले जाके इस वीडियो को आप पिक्चर को सही से देखना, क्योंकि मैं जो बात बोल रहा हूं ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर एक बार बैठ गई तो फिर बैठ गई अच्छे से आपके दिमाग में। मुझे कभी भी जो निकालना है, जैसे हमको प्लस प्लस का चाहिए, Li प्लस प्लस का सेकंड चाहिए तो उसके जस्ट पीछे जाइए, यानी Li प्लस का चाहिए। अगर मुझे Li ट्रिपल प्लस का चाहिए तो मैं डबल प्लस में क्या है कॉन्फ़िगरेशन ये चेक करूंगा। मुझे चाहिए अभी Li डबल प्लस का, यानी सेकंड IP चाहिए, तो मैं एक सिंगल प्लस वाले कॉन्फ़िगरेशन पे जाऊंगा। मैंने सबका निकाला भाई कि सब जो है Li प्लस में क्या होंगे। ठीक है, Li प्लस, Be प्लस, बोरान प्लस, कार्बन प्लस, नाइट्रोजन प्लस, ऑक्सीजन प्लस। ये निकालने का तरीका मैं बता रहा हूं, समझ जाओगे तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। तब आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि एक इलेक्ट्रॉन हटा के ही चेक करना है मुझे, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके ही चेक करना, बिकॉज एक IP तो हो चुकी है, यानी एक आपने निकाल दिया, तब सेकंड की बात हो रही है। और Ni प्लस, नहीं तो कोई बोल दे नाइट्रोजन ऑक्सीजन, यहाँ कहाँ प्लस आता है, आप बना रहे हो, नियान का भी बना दिया आपने। ऐसा नहीं कर रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन निकाला हूं इसलिए मैं बना रहा हूं। तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये हो गया ये 1s2,
एक इसका निकल जाएगा तो हो जाएगा 2s1, एक इसका निकल जाएगा तो ये हो जाएगा 2s2, इसका आ जाएगा 2p1 बिकॉज 2p2 होता है, 2p1, 2p2, 2p3, 2p4 और ये हो जाएगा 2p5। अब फिर चेक कर लिया हमने, ये क्या है, फुल्ली फिल्ड, ये भी है B प्लस फुल्ली फिल्ड, O प्लस हाफ फिल्ड, बस यही तीन हैं जो हैं। तो इनको एक कदम आगे बढ़ा दीजिए, मैंने बताया 1 स्टेप आगे, बस अपने बगल वाले पड़ोसी से बढ़ जाएंगे, बस ऐसा नहीं है कि सबसे ज्यादा हो जाए, केवल पड़ोसी से ज्यादा, ठीक है। अब आइए ऑर्डर बनाते हैं। देखिए 1s2 आया है, ऑर्डर तो जनरल यही होता है, जनरल एक स्टेप आगे बढ़ाना होता है, लेकिन आज देखिए 1s2 ये एक्चुअली becomes helium 1s2, ठीक है, या रिजेंबल या मैच जो भी है, सिचुएशन आज इसकी हो चुकी है ये हीलियम के इक्वल। और हीलियम की जो है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो है इसी लेक्चर में थोड़ी देर पहले ये बात हुई है, आपको याद हो अगर आप पूरा देख रहे हो सही से कंसंट्रेट करके, कि हीलियम की पूरी पीरियोडिक टेबल में आईपी जो है सबसे ज्यादा होती है, समझ रहे हैं आप, आईपी है सबसे ज्यादा आपकी जो है आईपी स्ट्रॉन्ग होता है, या सबसे पावरफुल आईपी इसी की होती है पूरे टेबल में, हाईएस्ट आईपी, हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल इन पीरियोडिक टेबल, किसकी, हीलियम की। तो लिथियम Li+ जो है ये बन चुका है हीलियम के तरीके से। नहीं, हमने बताया था कि पूरे पीरियोडिक टेबल में जो है पैरामीटर्स हैं स्टेबिलिटी के, वो डिसाइड किया है नोबेल गैसेज के या नोबेल गैस फैमिली के मेंबर ने। तो नोबेल गैस फैमिली के मेंबर में सबसे ज्यादा स्टेबल है हीलियम, ठीक है, सबसे ज्यादा ऊपर वाला, फिर नीचे वाला धीरे धीरे कम होता है। तो हीलियम अगर सबसे ज्यादा स्टेबल है तो उसके इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, इसलिए आईपी भी इसकी ज्यादा होती है। और आज ये बन चुका है हीलियम, तो इसका तो जलवा होगा ही, तो इसको आप छोड़ दीजिए, बाकी सबको ऑर्डर में लगाइए। लगाते हैं, सबसे कम हो गया बेरिलियम का, उससे कम हो गया बोरान का, ठीक है, और बोरान कह रहा हूँ, बोरान को तो आगे जाना है तो कार्बन हो जाएगा, फिर बोरान हो जाएगा, फिर नाइट्रोजन हो जाएगा, फिर फ्लोरीन हो जाएगा, फिर ऑक्सीजन हो जाएगा, और फिर नियॉन हो जाएगा, और सबसे ज्यादा हो जाएगा लिथियम का, ठीक है। ये ऑर्डर है सेकंड आईपी का, आईपी सेकंड, आईपी2, ठीक है। सबसे कम बेरिलियम का, फिर कार्बन, बोरान, नाइट्रोजन, ये। लेकिन ध्यान रखिएगा कभी भी फर्स्ट वाले से मत निकालिएगा। कभी कभी कुछ बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट वाली आईपी पहले निकाल लेते हैं, फिर उसी में तोड़ मरोड़ करते हैं। हमेशा बेसिक से शुरू करते हैं, जो बेसिक ऑर्डर है उसी ऑर्डर से मैं शुरू करूंगा और वहां पे जाऊंगा थर्ड वाले पे। और कोई भी अगर नोबेल गैस एग्जैक्टली मैच कर जाए किसी का कॉन्फ़िगरेशन तो उसको बढ़ा देना है, फिर उसमें कोई डाउट ही नहीं है। जैसे हीलियम है, हीलियम का तो पूरी टेबल में डंका बजा के ज्यादा होता है, इसलिए हीलियम आगे सबसे निकल गया, हीलियम में कोई चेंज ही नहीं है, समझ रहे हो आप। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट या सबसे हाईएस्ट है आईपी के मामले में हीलियम पूरे टेबल में। तो ये हो गया, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट मैं चलता हूँ, कुछ देखता हूँ एप्लीकेशन, ठीक है बेटा, एप्लीकेशन देखता हूँ क्या कैसे ऐसे है। सक्सेसिव आईपी, एप्लीकेशन ऑफ आईपी, ये आईपी का एप्लीकेशन चेक करना है मुझे कि क्या कैसे सेटिंग होगी। तो देखते हैं, पहला है सक्सेसिव आईपी, कहाँ कहाँ हम इसका अप्लाई करते हैं। सक्सेसिव आईपी,
सक्सेसिव का मतलब होता है सीक्वेंस में आगे, क्रमागत बोलते हैं। ए से ए प्लस कर दिया, सब गैसियस में ध्यान रखना है ये। अगर ये गलत हो गया, ये सब चीजें छूट जाएंगी तो फिर वो गलत है। ए गैसियस डबल प्लस कर दिया, ए गैसियस ट्रिपल प्लस कर दिया, और ए गैसियस चार बार प्लस करने के बजाय मैं एक बार ही 4 प्लस लिख देता हूं, नहीं तो ये हो गया 1 IP2, सेकंड से थर्ड में जा रहा है तीसरा इलेक्ट्रॉन तो IP3, फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो IP4। ठीक है, देख लो अब IP1 जब डिसाइड किया आपने तो देखा है किसको, न्यूट्रल वाले को ग्राउंड स्टेट में। सेकंड डिसाइड किया तो A प्लस को देखा आपने। IP3 ये तो रिजल्ट है, रिजल्ट देखा नहीं जाता, रिजल्ट तो आता है। तो A डबल प्लस से आपने डिसाइड किया IP3, और IP4 A ट्रिपल प्लस से आपने डिसाइड किया। अब इसमें अगर आर्डर बनाए हम तो सबसे कम वैल्यू हो जाएगी 1 की, उससे ज़्यादा हो जाएगी 2 की, उससे ज़्यादा 3 की, और सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी IP4 की। समझ रहे हैं आप? फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही डिफिकल्ट होगा। ठीक, फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकालना, और ऐसा कभी कभी नहीं, ऑलवेज ऐसा ऑलवेज होता है कि जितना आप क्लोजेस्ट न्यूक्लियस के जाएंगे इलेक्ट्रॉन निकालना उतना डिफिकल्ट हो जाएगा। ऑलवेज ट्रू। ठीक हो गया सब एप्लीकेशन, इसको आपको समझ के रखना है, गड़बड़ करो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, आइए सेकंड आईपी का एप्लीकेशन चल रहा है, नहीं उसमें सेकंड चल रहा है हमसे। डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो आप, कमाल की चीज बता रहा हूं आपको कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी डिसाइड कर सकते हो। आईपी अगर पता है ना तो उससे आप डिसाइड कर सकते हो क्या इलेक्ट्रॉनिक का क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा, क्या तरीका होगा। कैसे? आपने सपोज करिए आपको 3 आईपी गिवन है, suppose 3 IP1, IP2 and IP3 are given and relation are like ठीक है, 3 वैल्यू गिवन है, रिलेशन जो दिया गया है वो ये है। फर्स्ट रिलेशन इस टाइप का दिया गया कि IP3 इज मोर देन IP2 and 2 is more than IP1। ठीक है, लगभग ये समझ लो आप कि ये वाला जो ज़्यादा होता है इससे ये 3 और 4 टाइम्स हो जाता है, इतना हैवी हो जाएगा, इतना ज़्यादा हो जाएगा।
ये रिलेशन ये गिवन है, ठीक है, ये गिवन है। अब ये गिवन है तो फिर क्या करना है, इससे क्या पता क्या चल रहा है, पता ये चल रहा है भाई कि IP1 और IP2 में ज्यादा डिफरेंसेज है। अगर IP की वैल्यू है 6 तो इसकी वैल्यू हो गई 50, 40, 30 ऐसे हो गई, समझ रहे बाब। तो अगर इसकी वैल्यू 6 है तो उसकी वैल्यू हो जा रही है 30 या 40 या 50 ऐसी टाइप की वैल्यू। इसका मतलब है पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए आपको 6 किलो कैलोरी रिक्वायर्ड है, या 6 रुपए की, हम रुपए में ले लेते हैं एनर्जी सपोज करो थोड़ा समझने के लिए। पहला इलेक्ट्रॉन हटाया तो 6 रुपए खर्चा आया, दूसरा इलेक्ट्रॉन हटाने चले तो 40 रुपए खर्चा आ जा रहा है, 30 रुपए खर्चा आ जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर 6 से डायरेक्ट 30 पे या डायरेक्ट 40 पे जाना पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि अचानक इतना ज्यादा कैसे पैसा लगा है, ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू गिवन होगी, ठीक है, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी। तो ये क्वेश्चन में जब गिवन होगी तो इसकी आर्डर आप बना लोगे, ठीक है, आर्डर बनाओगे, ऑलरेडी गिवन होगी, आर्डर बना लेना आप। वैल्यूज का आर्डर, अभी तो मैं वैल्यूज को ही दिया नहीं हूँ, अभी एग्जाम्पल आपको दूंगा मैं, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या है। लगभग 3 से 4 गुने वैल्यू बढ़ जा रही है। सीधा इसका मतलब है कि पहला निकालना बहुत इजी था, दूसरा निकालना बहुत डिफिकल्ट, इसलिए अमाउंट एनर्जी का बढ़ाना पड़ गया। और अगर पहला निकालना इजी था, दूसरा निकालना डिफिकल्ट, इसने यानी इसका मतलब सीधा ये है कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद वो सिस्टम स्टेबल हो गया होगा, इसीलिए दूसरा निकालना डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि वो स्टेबल हो गया। और अब जब स्टेबल वाले सिस्टम से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो निकलेगा तो, लेकिन जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, और थोड़ी मोड़ी नहीं ज्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि स्टेबल हो चुका है। तो सीधा इसका एक फंडा आपको ये लगाना है कि ऐसा कोई भी कॉन्फ़िगरेशन 4 ऑप्शन से मिल जाए जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हटाने के बाद वो स्टेबल हो रहा हो, तो उसी का ये केस होगा, उसी का वो रिलेशन को जस्टिफाई करेगा। तो आइए, इसका मतलब हमने लिख लिया है, मीन्स after the removal of one electron, stable noble gas configuration will achieve by this element, ठीक है, achieve by this element means after the removal of one electron, stable noble gas configuration this element, okay, ये हो गया। तो आप वो चूज कर लोगे। बट अगर सिचुएशन नंबर 2 ये आ जाए, केस 2, IP3 इज मोर एंड मोर एंड मोर ग्रेटर देन IP2 एंड IP2 इज ग्रेटर देन IP1, ये आ जाए, ठीक है। तो मीन्स आफ्टर द removal of 2 electron, stable noble gas configuration
will achieve by this element। ठीक है, सीधी बात है। पहला मैंने समझाया सेम वही है, यहाँ पे आप समझ गए इस बात को। अब यही सेम मैंने यहाँ पर भी बोला है कि एक इलेक्ट्रॉन निकाला, दूसरा निकाला, दूसरे निकालते ही सिस्टम हो गया स्टेबल, वो एलिमेंट हो गया स्टेबल। एलिमेंट हो गया स्टेबल, इसका मतलब है कि अब तीसरा या चौथा कोई भी निकालोगे, तीसरा निकालने के लिए, चौथा के लिए तो अलग हो जाएगा, लेकिन तीसरा निकालने के लिए वैल्यू अचानक सडनली इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये है। एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं इसका तो और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल 1, फर्स्ट 4 IP of an element are 9, 26, 173 and 249 electron volt respectively। ठीक है, फर्स्ट 4 IP of an element are 9, 26, 173, 249 electron volt respectively। Then electronic configuration after of this element configuration of this element will be। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 1s2 2s2 2p4, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 1s2 2s2, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 1s2 2s2 2p1 और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है 1s2 2s2 2p3। ठीक है, ये क्वेश्चन ये फर्स्ट 4 IP ऑफ एन एलिमेंट आर 9, 26, 173, 249 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की सबसे छोटी यूनिट होती है रिस्पेक्टिवली, क्रमशः ये वैल्यूज हैं। अब वो कह रहे हैं करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस एलिमेंट विल बी। अब क्या किया जाए, तो अब वैल्यूज के बारे में थोड़ा सा चेक किया जाए। पहली वैल्यू 9, फिर 26, फिर 173, फिर 249। देखो भाई, ये है फर्स्ट IP1, IP2, IP3, IP4। अब आपको क्या लग रहा है कि वैल्यू 9 से 26 हुआ तो ये क्या हुआ, 9 3 जा तो थर्ड 3 टाइम्स भी नहीं है, उससे कम है। लेकिन 26 से 173, जैसे 9 रुपये कोई सामान मिल रहा है, फिर 26 रुपीज़ मिलने लगा है, तो ज़्यादा तो हो गया, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन 26 के बाद उसने इतनी लॉन्ग जंप मारी कि 173 हो गई। सपोज करिए चीनी का रेट 26 रुपये पर केजी था मार्केट में, और अचानक उसका रेट बढ़ गया 173 हो गया, तो बहुत लॉन्ग जंप हुआ कि नहीं हुआ। कोई सामान 173 रुपये पर केजी था और वो 249 हो जाए तो वो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा लॉन्ग जंप नहीं है। तो हम समझ गए कि उसका 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद तीसरा जब निकलता है तो एनर्जी का अमाउंट बढ़ने का रीज़न है कि वो 2 निकाल देता है, तीसरे में वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट देना पड़ रहा है, स्टेबल हो जा रहा है, मतलब 1 2 के बाद 3 पे स्टेबल है वो। तो 2 इलेक्ट्रॉन मैंने सबका निकाला। अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2p2,
यहाँ मिलेगा आपको, मिलेगा। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो मिलेगा 1s2। यहाँ 2 निकालेंगे तो एक इससे मिलेगा आपको आउटर मोस्ट में 2s1। सबसे बाहरी का देखना मुझे। यहाँ निकाल दोगे तो मिलेगा 2p1। जरा देख लो भाई कहाँ स्टेबल है। सीधा लग रहा है 1s2 स्टेबल है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, इसी का कॉन्फ़िगरेशन है वो। समझ रहे हैं ना आप? तो बहुत इजी है, बस थोड़ा सा आप दिमाग खुला रखिए। एक और लेते हैं एग्जाम्पल। फॉर which of the following configuration, which of the following को मैं ऐसे लिख के छोड़ देता हूँ, following configuration, ठीक है। there will be a sudden jump or large difference following configuration. There will be a sudden jump or large difference between first and second IP. Between first and second IP. पहला है 1s2 2s2 2p6 2s2 2p6 3s1। दूसरा है 1s2 2s2 2p1। थर्ड ऑप्शन है 1s2 2s2 2p4 या 2p3 कर लेते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है 1s2 2s2 2p4, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है मुझे। अब इसको देखना है लार्ज जंप, सडन जंप। इसका मतलब ये है कि पहला और IP1 IP2 के बीच में जो रिलेशन है वो कुछ इस तरीके का है। IP2 इज मोर हाई देन IP1, यानी एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद सिस्टम स्टेबल करना है। चलो भाई, एक निकाल दिया तो यहाँ पे 2p6 मिलेगा, एक निकाल दिया तो यहाँ 2s2 मिलेगा, एक निकाल दिया यहाँ पे 2p2 मिलेगा, एक निकाल दिया यहाँ पे 2p3 मिलेगा। लो भाई, आ गया, प्रॉब्लम खड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ 2p6 है फुल्ली, 2s2 फुल्ली और 2p3 फुल्ली, तो ये तो नहीं होगा, थर्ड वाला क्लियर है। लेकिन 1 2 4 में कौन होगा ये डिसाइड करना होगा। देखिए, अब मैं ये कह रहा हूँ एग्जैक्टली मैच जो करेगा उससे, नोबेल गैस से, उसका तो सबसे ज़्यादा करना ही पड़ेगा, क्योंकि पूरे टेबल के अंदर वो देखो अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में सबसे ज़्यादा होते हैं नोबेल गैस के मेंबर का IP। अपने रिस्पेक्टिव पीरियड का मतलब अपने जिस पीरियड के जो मेंबर हैं। हीलियम में तो 2 ही होता है, हीलियम पूरा टॉप कर जा रहा है IP के मामले में पूरे टेबल के अंदर। नियान अगर लेफ्ट टू राइट चलोगे तो सबसे ज़्यादा अपने में, ऐसे सब अपने अपने पीरियड में ज़्यादा होते हैं। अब अगर आप देखते हो यहाँ पे तो 1s2 2s2 2p6 आ जा रहा है, दैट इज क्लियरली मैच कर रहा है नियॉन से। पहला ऑप्शन नियॉन बन जा रहा है अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल रहे हो तो। बाकी सेकंड ऑप्शन में 1s2 2s2 4 बेरिलियम आ रहा है, सॉरी
हाँ ठीक है, बेरिलियम, लिथियम बेरिलियम 4 होता है ना, 4 का बेरिलियम आ रहा है, तो बेरिलियम का ज़्यादा नहीं होगा। और फोर्थ ऑप्शन 2p3 हाफ फील्ड है, तो फुल्ली फील्ड जब आ रहा है तो हाफ फील्ड की क्या औकात है, इसलिए पहला ऑप्शन यहाँ पे 100% करेक्ट होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा होगा इसका, क्यों? क्योंकि ये मैच कर जा रहा है एग्जैक्टली नोबेल गैस, नियान से मैच कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ वैलेंसी एंड इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट भी डिटरमाइन कर सकते हो आईपी से, अगर आईपी पता हो तो 1 2 3 जो भी आईपी हैं दी हो तो। जरा देखते हैं कैसे। सपोज करिए आपको आईपी 1 2 3 दी हुई है, जैसे मैंने आपको बताया था ना, सपोज दैट वैल्यूज ऑफ IP1, IP2 and IP3 are given and relation between them are like this। ठीक है, IP1 से ज़्यादा IP2 और IP2 से ज़्यादा IP3, बट जो IP2 है वो ज़्यादा है, यहाँ पे ऐसा लगा हुआ है। कितना ज़्यादा? मैंने बताया था आपको 3 और 4 टाइम्स है, 3 और 4 टाइम्स ज़्यादा है। फिर वही बात आई, एक ही बात ये बताता है कि अगर सडनली या लार्ज डिफरेंस आ जाए कहीं पे दो बिटवीन 2 आईपीज, देन इसका मतलब क्लियर, एकदम 100% क्लियर हो चुका है कि पहला के बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन जैसे निकाल लो, एनर्जी का अमाउंट ज़्यादा होने की वजह से स्टेबिलिटी शो कर रहा है, वो सीधा है। एनर्जी बढ़ी, इसका मतलब वो स्टेबल हुआ, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इजीली निकल सकता है, सेकंड पे स्टेबल होगा। तो आप देख लीजिए बैलेंसी उसकी 1 हो जाएगी होगी और ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा +1। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, means only one electron can remove easily so valency will be 1, मोनोवैलेंट हो जाएगा। ठीक है, एंड ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी will be +1। ठीक है, आ गया सिंपल। दूसरा पॉइंट ये है यहाँ पे कि अगर ये रिलेशन ऐसा हो IP1 IP2 मोर IP3, तो सिंपल है, अब तो हम समझ गए इस बात को कि क्या होना है। मीन्स ओनली 2 इलेक्ट्रॉन कैन रिमूव इजली। बोलो भाई, बैलेंसी, तो बैलेंसी
इज इक्वल टू 2 बाईवैलेंट। और जो ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ वो क्या हो जाएगा, +2। सिंपल नहीं? बताओ भाई, IP से IP3 में जा रहे हो तब 3 से 4 गुना एनर्जी बन जाए, 3 or 4 टाइम। तो इसका सीधा मतलब है कि एनर्जी का खर्चा ज़्यादा बढ़ रहा है, यानी स्टेबल हो चुका है 2 इलेक्ट्रॉन के बाद। ठीक, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। एग्जाम्पल लेते हैं एक। एग्जाम्पल एक करते हैं। एग्जाम्पल ये है 6, 15, 86 and 114 इलेक्ट्रॉन वोल्ट respectively. Then formula of its chloride will be MCl, MCl2, MCl3, MCl4। Six, 15, 86, 114 इलेक्ट्रॉन। ओके भाई, 6 से 15 हुआ, कोई डाउट नहीं, नो प्रॉब्लम। लेकिन 15 से 86 हो गया प्रॉब्लम, समझ रहे हो आप? यहाँ पे हाई हो गया है, वेरी हाई। तो जब ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे यार, 15 से 86 हो जा रहा है, 86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 15 से हो जा रहा है डायरेक्ट। 86 से 114 कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, बट यहाँ बहुत ज़्यादा है। यहाँ ज़्यादा है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के सिस्टम स्टेबल हो रहा है। ठीक है, मीन्स क्या 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव। तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करके, यानी कि M से आ जाएगा M+, ओके, और Cl इज -1। तो ऐसे आप क्रॉस कर दीजिए, आ जाएगा क्या, MCl2। फार्मूला विल बी Cl-, तो ये हम जानते हैं भाई, ये कोई ना पूछे कि ये कहाँ आप लाए। Cl- क्लोराइड आयन सबको पता है कि Cl की जो होती है उसके ऊपर एक ही चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन एक ही लेता है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो आप देख सकते हैं 2, 8, 7, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलता है तो ये स्टेबल हो जाता है। तो हमेशा इसकी मोनोवैलेंट होती है, वह एक वैलेंसी होती है। इसकी पता करनी थी मेटल की, तुरंत हमने करके निकाल लिया, MCl2 फार्मूला हो गया। तो ऐसे अप्लाई करके आप से फार्मूला भी पूछा जा सकता है, और ये सब IP के एप्लीकेशन है। ठीक है, तो ये आपकी 3 एप्लीकेशन हो गए, 1, 2, 3। ये 3 एप्लीकेशन आपको बता दिया। थैंक यू बेटा। यहीं पे नेक्स्ट क्लास में हम सब करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और कि क्या एप्लीकेशन है। ओके, थैंक यू।